हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 से संबंधित। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह किसके द्वारा किया गया था? तो 1913 में जो है जहांगीर के द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सूरत में फैक्ट्री खोलने को क्या किया गया था? आज्ञा प्रदान की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किए थे, जो है कहाँ पर? सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा दी थी। अंग्रेजी इससे उत्साहित होकर जो है अंग्रेज ने टॉमस रो को जो है 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा था। कब टॉमस रो जो है कब आए थे? तो जहांगीर के दरबार में ये पूछा जाता है, जहांगीर के दरबार में कौन सा सरकार मतलब कौन सा अंग्रेज शासक आया था? तो टॉमस रो आया हुआ था। कौन सा आया हुआ था? टॉमस रो आया हुआ था। कब आया था? 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। तो यह किसका दूत था? टॉमस रो जो है यह इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का दूत था। टॉमस रो किसका दूत था? अंग्रेज सरकार का टॉमस रो, यह जो है जेम्स फर्स्ट का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? तो चंदेल वंश था, प्रतिहार वंश था, पाल वंश था, गढ़वाल वंश था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल वंश था। कौन सा था? गढ़वाल वंश था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर इसकी बात की जाए तो जयचंद्र जो है इस वंश का जो है अंतिम शासक था। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयचंद्र जो है अंतिम शासक था। इसे जो है मोहम्मद गोरी ने हराया था। इसको कौन से युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी ने हराया था? एक बहुत फेमस चीज़ ये है, जयचंद्र की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? संयोगिता था। क्या था? संयोगिता। जयचंद्र की एक पुत्री थी जिसका नाम संयोगिता था। इसका अपहरण, इसका क्या कर लिया गया था? अपहरण। अपहरण किसके द्वारा किया गया था? पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा किया गया था। इसका अपहरण किसके द्वारा किया गया था? पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा इसका क्या किया गया? अपहरण कर लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है, इसका क्या कहा जाता है? जिसका गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनार। ऑप्शन नंबर डी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। अगर चांदी को क्या कहा जाता था? चांदी को जो है रूपक कहा जाता था। क्या? चांदी को रूपक। गुप्त काल में जो है चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। और सोने के सिक्के को जो है क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। तो यह गुप्त वंश में जो है इतिहास में इसे जो है गुप्त वंश में सिक्के के इतिहास में जो है स्वर्ण युग कहा गया है। तो गुप्त शासकों का युग सिक्कों के इतिहास में क्या कहा गया है? स्वर्ण युग कहा गया है, क्योंकि इस युग में बड़ी संख्या में सोने के सिक्कों को प्रचलित किया गया था। किस काल में किया गया था सोने की सिक्कों को अधिक प्रचलन? तो गुप्त काल में किया गया था। तो स्वर्ण मुद्रा को जो है दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्के को जो है चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है। संलेखना से तात्पर्य है लेखन पद्धति से, उपवास द्वारा, प्राण त्याग से, तीर्थंकरों की जीवन से, भित्ति चित्र से। तो जैन धर्म में जो है
संलेखन का से तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपवास द्वारा जो है प्राण त्याग, उपवास द्वारा जो है प्राण त्याग से संबंधित है। यह जो है किसके द्वारा किया गया था? मौर्य वंश सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्हें अंतिम दिनों में, जिनके जो है शासनकाल के अंतिम दिनों में जो है वहाँ पर क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था। लगभग 12 वर्षों तक जो है, कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक अकाल पड़ गया था, जिससे परेशान होकर यह जो है अपना राज्य जो है अपने पुत्र को सौंप दिया, और उसके बाद भद्रबाहु के साथ, किसके साथ गया था? तो भद्रबाहु के साथ जो है, भद्रबाहु के साथ यह जो है श्रवण बेलगोला, कहाँ पर गया था? श्रवण बेलगोला में जाकर जो है तपस्या करने लगा। श्रवण बेलगोला कहाँ है? तो यह मैसूर में स्थित है। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? मैसूर में है। यहाँ से वह क्या करने लगा? तपस्या करने चला गया। इसी स्थान को जो है उसने जो है संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग किए थे। किस विधि से? संलेखना विधि से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को त्याग किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मार्टिन मार ह्यूलेट को, जेम्स प्रिंसपे को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता था। आप सब कमेंट करके यह बताएं भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कमेंट करके बताएंगे भारतीय पुरातत्व की स्थापना कब की गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारत के पुरातत्व के जनक कहा जाते हैं। वह एक भारतीय क्या था? पुरातत्व सर्वेक्षण महानिर्देशक था। क्या था? पुरातत्व सर्वेक्षण महानिर्देशक। अगर पूछा जाए भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट्स। प्रागैतिहासिक काल के पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को जो है भारतीय प्रागैतिहासिक क्या कहा जाता था? भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता कहा जाता है। किसको? रॉबर्ट ब्रूस फुट को जो है भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो है 1863 में मद्रास के पल्लावरम से जो है पूर्व पाषाण की उपकरण की खोज किए गया था। कब किए गया था? तो 1863 में मद्रास के पल्लावरम में जो है पूर्व पाषाण उपकरण की खोज किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। द्वितीय गोल मेलन सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में। कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे, मदन मोहन मालवीय थे, सरोजिनी नायडू थे, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय गोल मेलन सम्मेलन में जो है भाग कौन लिए थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया था। किसके द्वारा लिया गया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी किस जहाज़ से गए थे द्वितीय गोल मेलन सम्मेलन में भाग लेने? तो पूछा जाता है तो एस राजपूताना। किस जहाज़ से गए थे? एस राजपूताना जहाज़ से ये जो है इंग्लैंड पहुँचे थे। किस जहाज़ से? राजपूताना जहाज़ से जो है ये कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए हुए थे। कब गए थे? 12 दिसंबर को जो है इंग्लैंड ये पहुँचे थे। तो किस जहाज़ से गए थे? एस राजपूताना जहाज़ से जो है ये गए हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? असहयोग आंदोलन था, रैलिट सत्याग्रह था, चंपारण आंदोलन था,
दांडी यात्रा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह जो है चंपारण ज़िले में कब शुरू किए थे? तो 1917 ईस्वी में। कब किए थे? 1917 ईस्वी में चंपारण में यह सत्याग्रह शुरू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण आंदोलन जो है पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण आंदोलन में भाग लिया गया था। यहाँ जो है नील की खेती करने वाले किसानों को जो है यूरोपों से बहुत अत्याचार किए जाते थे। इस पर जो है यहाँ पर बहुत अत्याचार करते थे, जिन्हें जो है नील की खेती का लगभग 3/20 भाग जो है नील की खेती करनी पड़ती थी, लेकिन उन्हें बेचना उनके अनुसार नहीं पड़ता था, तो वो जो है यूरोपियों के अनुसार बेचा जाता था। इसी को लेकर महात्मा गांधी जो है 1917 ईस्वी में पहली बार जो है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। तो चंपारण सत्याग्रह चंपारण कहाँ है? तो बिहार में है। तो चंपारण कहाँ है? बिहार में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं। बंगाल विभाजन को करने वाले गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल विभाजन को करने वाले गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन था, कैनिंग था, मिंटो थे, मेयो थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1905 ईस्वी में। कब? 16 अक्टूबर 1905 में। बंगाल विभाजन कब शुरू हुआ था? 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो 1905 में शुरू हुआ था। इसी में जो है स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। इसी समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। कब? 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तो चलिए अगला देखते हैं। और ये रद्द कब किया गया था? बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? आप सब कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया। तो चलिए अगला देखते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 ईस्वी में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, लॉर्ड विलियम व्हाइटिंग के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपातकालीन मुख्यालय किसके द्वारा इलाहाबाद में बनाया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। तो यह कब हुआ था? तो इलाहाबाद में विद्रोह जून 1857 में प्रारंभ हुआ था। तो जिसकी कमान कौन थामता था? तो मोहम्मद मौलाना लियाकत अली ने थामी थी। इलाहाबाद आंदोलन जब हुआ था 1957 में, इसकी कमान किसने संभाली थी? मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी। किसके द्वारा संभाली गई? मौलवी लियाकत अली ने। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। उच्चतम लवणता पाई जाती है। उच्चतम लवणता पाई जाती है। तो मृत सागर में, लाल सागर में, महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, वन झील टर्की में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन झील टर्की में पाया जाता है। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? वन झील टर्की में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो वन झील टर्की में पाई जाती है। यहाँ जो है समुद्रों के अंत में अंततः समुद्रों तथा झीलों में लवणता बहुत अधिक पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। लवणी जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो लवणी जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोफाइटस कहलाते हैं, मीजोफाइटस कहलाते थे, हेलोफाइटस कहलाते हैं, थैलोफाइटस कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो है लवणी जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं तो हेलोफाइटस कहलाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलोफाइटस कहलाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया।
हाइलोफाइटस कहलाते थे। यह जो है पौधा लवणी युक्त जल में ही विकास कर पाते हैं। इसे क्या कहते हैं? साल्ट मार्श घास क्या है इसका उदाहरण है? कौन सी है? साल्ट मार्श घास। साल्ट मार्श घास जो क्या है इसका प्रमुख उदाहरण है। साल्ट मार्श घास जो है इसका क्या है? प्रमुख उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइलोफाइटस। तो चलिए अगला देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं। दिल्ली है शुष्क, मुंबई अर्ध शुष्क, जोधपुर उष्ण आर्द्र, शिलांग आर्द्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखते हैं। दिल्ली को में क्या होता है? इसको ऑप्शन नंबर 2 में मिलाते हैं, अर्ध शुष्क होता है। मुंबई क्या होता है? उष्ण शुष्क होता है, यह 3 में जाएगा, उष्ण शुष्क होता है। जबकि जोधपुर क्या होता है? शुष्क होता है। तो आप ये 2 में 1 में जाएगा, जोधपुर शुष्क होता है। शिलांग क्या होता है? आर्द्र होता है। शिलांग कैसा होता है? आर्द्र होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए में 2। ए में 2 किस में है? तो यह ऑप्शन सी में ही मिल रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी इसका करेक्ट आंसर है। दिल्ली अर्ध शुष्क से है, मुंबई उष्ण आर्द्र से है, जोधपुर शुष्क से, शिलांग क्या है? आर्द्र है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत का सुझाव दिया था? भारत में कृषि जोत का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो देखते हैं। राज्य समिति ने, वाचु समिति ने, कार्वे समिति ने, मराठे समिति ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य समिति ने जो है भारत में कृषि जोत का सुझाव दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य समिति ने भारत में कृषि जोत पर कर के विवाद से निपटने हेतु 1872 में केंद्र सरकार ने जो है के.एन. राजा की अध्यक्षता में के.एन. राज की अध्यक्षता में कृषि संपादन एवं आय पर कर समिति नियुक्त किया था। तो यह कब रिपोर्ट आई थी? तो 1972 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। बैंक दर का आशय है। तो बैंक दर का आशय है साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज है, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर है, बैंकिंग संस्थान की लाभ दर है। तो और ऑप्शन इधर उधर लग गए हैं। तो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्याज बैंक दर से क्या आशय है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। यह वह दर होती है जिस पर क्या होते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है व्यापारिक बैंकों को उधार देती है। किसको देती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है व्यापारिक बैंकों को उधार देती है। आप सब कमेंट करके यह बताएंगे RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यह सब आप कमेंट करके बताएंगे RBI की स्थापना कब किया गया था, तो अर्थात रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया। तो चलिए अगला देखते हैं। तो अवमूल्यन तब अधिक होता है जब कारगर होता है। जब क्या होता है? तो देखते हैं। विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो, कम हो, आयात की लोच कम हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदेश में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेश में जो है निर्यात मांग की लोच अधिक हो। अर्थात अवमूल्यन का अर्थ होता है देश की मुद्रा के
वाह्य मुद्रा को कम करना, देश की मुद्रा से के जो है वाह्य मुद्रा से कम करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक नहीं है। तो राजदूतों की नियुक्ति, विधायकों पर स्वीकृति देना, राज्यपाल द्वारा पोषित विधायकों पर स्वीकृति देना, लोकसभा को भंग करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधायकों की स्वीकृति देना जो है इसमें जो है आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से सलाह लेने के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधायकों पर स्वीकृति जो है आवश्यकता नहीं होती है। जबकि राजदूतों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा पोषित विधायकों पर स्वीकृति, लोकसभा भंग करना, संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने आदि के लिए जो है राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक होता है। किंतु जो है विधायकों पर स्वीकृति देने के लिए सलाह लेना आवश्यक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। तो भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। तो इसमें से एक नहीं है। समानता का अधिकार है, विरोध का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विरोध का अधिकार जो है मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है मूल अधिकार के श्रेणी में नहीं आता है। जबकि समानता का अधिकार समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। और शोषण के विरुद्ध के अधिकार जो है यह 23 से लेकर 24 है, 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह 25 से 28 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। समानता का अधिकार जो है 14 से 18 तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 से है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विरोध का अधिकार इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। हम न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था को देखते हैं। तो न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था देखते हैं। केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है यह जो है भारत और यूएसए दोनों जगहों पर देखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत तथा यूएसए दोनों में, संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में वर्णित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न रक्तवर्ग सार्वत्रिक दाता होते हैं, अर्थात सर्वदाता कौन सा है? बी है, वी है, ओ है, ए है, ए बी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वदाता कौन सा होता है? सर्वदाता जो है, सर्वदाता कौन सा ग्रुप होता है? तो वो जो है सर्वदाता होता है। क्या होता है? वो सर्वदाता होता है। और सर्वग्राही की बात किया जाए तो ए बी क्या होते हैं? सर्वग्राही होते हैं। ए बी क्या होते हैं? सर्वग्राही होते हैं। ए बी को सर्वग्राही माना जाता है, जबकि ओ को सर्वदाता माना जाता है। ओ में जो है कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है। ओ में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है। ओ में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, अर्थात इसे जो है ओ को किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है, किसी भी रक्त समूह वाले को चढ़ाया जा सकता है। ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। अगर
इसकी बात की जाए तो रक्त समूह की खोज, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज किया गया था। तो आप सब कमेंट करके यह बताएंगे रक्त की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रक्त समूह की खोज किसके द्वारा किया गया था? कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। आप सब हमें यह कमेंट करके बताएंगे रक्त की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा दी गई थी? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा दी गई थी? जैकब तथा मोनोड, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा, एच.जी. खुराना के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विगुणित संरचना जो है वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। तो कब दिया गया था? तो 1953 में। कब? 1953 में जो है दिया गया था। अगर बात किया जाए तो इन्हें जो है 1962 में जो है इसी के लिए कब नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कब प्राप्त हुआ था दोनों को? तो 1962 में। कब? 1962 में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वाटसन तथा क्रिक को जो है 1962 में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया हुआ था। अगर बात की जाए भारत के मूल वैज्ञानिक जिन्हें पहले नोबेल पुरस्कार मिला गया था तो किसको दिया गया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिक में जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। तो प्रथम भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के दृष्टि विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्यावर्तित विद्युत धारा को दृष्टि विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। डायनमो द्वारा है, मोटर द्वारा है, ट्रांसफार्मर द्वारा है और या फिर किसके? रेक्टिफायर द्वारा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेक्टिफायर द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की दृष्टि विद्युत धारा में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है? रेक्टिफायर किया जाता है। तो इस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, रेक्टिफायर द्वारा किया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो मधुबनी कला तंजौर का है, मथुरा की है, तंजौर है, मिथिला है, हैदराबाद है और भुवनेश्वर है। तो मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो यह मिथिला अर्थात कहाँ पर स्थित है? यह बिहार में स्थित है। कहाँ पर? मिथिला, बिहार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुबनी कला प्रसिद्ध है, कहाँ से प्रसिद्ध है? मिथिला से प्रसिद्ध है। मिथिला कहाँ की है? यह बिहार से संबंधित है। तो कहाँ से संबंधित है? यह बिहार से संबंधित है। यह जो है प्रारंभ में रंगोली के रूप में प्रसिद्ध थी। प्रारंभ में यह जो है रंगोली के रूप में प्रसिद्ध थी, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे यह दीवारें तथा कपड़ों पर भी की जाने लगी है। दीवारें तथा कपड़ों पर भी की जाने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मधुबनी कला प्रसिद्ध है मिथिला अर्थात कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। चलो अगला देखते हैं। निम्न में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की खोज संकल्पना किसके द्वारा किया गया था? तो 1800 कब?
1824 में। तो किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ 1824 में जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया था। ग्रीन हाउस गैस की बात की जाए तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? जलवाष्प है। क्या है? जलवाष्प है। कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और मीथेन है, CH4 है, मीथेन हो जाएगा CH4, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है अर्थात CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और नाइट्रस ऑक्साइड है, NO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और O3 है अर्थात ओजोन है। तो ग्रीन हाउस गैस कितनी है? जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और ओजोन है। तो ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड यह जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या है? यह जो है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह इसमें से ग्रीन हाउस गैस कहने हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जलवाष्प होती है ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, CFC होती है, N2 होती है, और ओजोन होती है, O3 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। सर्वप्रथम परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था A.G. टेंसले के द्वारा, वोर के द्वारा, J.J. थॉमसन के द्वारा, न्यूटन के द्वारा। तो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो यह अंग्रेज के थे, A.G. टेंसले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A.G. टेंसले के द्वारा सर्वप्रथम जो है परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक इकोलॉजी में किया था। कब किए थे? 1935 ईस्वी में जो है इन्हें किए थे। पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण सामूहिक रूप से परिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से परिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। परिस्थितिकी तंत्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों, परस्पर संबंधों और भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A.G. टेंसले है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो भारत के किस राज्य में नेपाली भाषा बोली जाती है? कर्नाटक है, राजस्थान है, सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो कर्नाटक है, राजस्थान है, सिक्किम है, आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम में जो है यह नेपाली भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है कहाँ पर बोली जाती है? सिक्किम। सिक्किम क्या है? भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। सिक्किम क्या है? भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। और इसकी राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी क्या है? तो राजधानी की बात कर रहे हैं इसकी, तो राजधानी इसकी कहाँ है? तो राजधानी इसकी क्या है? गंगटोक है। गंगटोक है इसकी राजधानी। क्या है? गंगटोक। आप सब हमें कमेंट करके बताएंगे आंध्र प्रदेश की राजधानी, राजस्थान की राजधानी और कर्नाटक की राजधानी क्या है। कमेंट बॉक्स में छाप कर बताएंगे। तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन है, ब्राज़ील है, कर्नाटक है, भारत है। तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन जो है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। यह जो है 14 देशों से, कितने देशों से? 14 देशों से सीमा साझा करता है। कितने देशों से? 14 देशों से जो है यह सीमा साझा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चीन जो है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मृत्युदंड मामले में क्षमा देने
का अधिकार किसे प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को है, मुख्य न्यायाधीश को है, महान न्यायवादी को है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद कितने? 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है वह जो है उसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। किसमें? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। वह जो है किसी को भी क्षमा देने के लिए या उसकी सज़ा को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है और मृत्यु दंड को पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। जिसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृत्यु दंड मामले को क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति का है। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए अगला देखते हैं। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में, कुषाण काल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है मथुरा कला स्कूल जो है कुषाण काल में अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा था। इसमें जो है लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया है? लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसे जो है आदर्शवादी कला में जो है सत्य को सौंदर्य की प्रधानता माना गया है। इसे जो है आदर्शवादी कला में सत्य को सौंदर्य की प्रधानता दी गई है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है कुषाण काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? कुषाण काल में जो है मथुरा कला अपने शिखर पर पहुंची हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, मुद्रा राक्षस है, धर्मवीर भारती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। इनके द्वारा जो है अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा भी यही क्या है? भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, इनके द्वारा ये जो है रचनाएं की गई हैं। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। अगर मुंशी प्रेमचंद की बात की जाए तो मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख क्या है? गोदान है। क्या है? गोदान हो जाएगा, कर्मभूमि हो जाएगा, कर्मभूमि, और क्या है? गबन है और क्या है? रंगभूमि है। गोदान है, कर्मभूमि है, गबन है, रंगभूमि है। यह किसकी रचनाएं हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की गोदान, कर्मभूमि, गबन और रंगभूमि इनकी क्या थी? प्रमुख रचनाएं हैं। और बात की जाए अगर मुद्रा राक्षस की बात की जाए तो यह किसका है? तो यह विशाख दत्त की है। किसकी है? विशाख दत्त की है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की है। क्या है? विशाख दत्त की क्या है? मुद्रा राक्षस है। विशाख दत्त क्या है? मुद्रा राक्षस है। अगर धर्मवीर भारती की बात की जाए तो धर्मवीर भारती को क्या हो जाएगा? गुनाहों का देवता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुनाहों का देवता हो जाएगा। सूरज का 7वां घोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरज का 7वां घोड़ा हो जाएगा। सूरज का 7वां घोड़ा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? अंधा युग हो जाएगा। तो यह किसके है? तो धर्मवीर भारती की रचनाएं क्या हैं? गुनाहों का देवता है, सूरज का 7वां घोड़ा हो जाएगा और अंधा युग हो जाएगा। तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो अंधेर नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। इन्हीं की है भारत दुर्दशा भी है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं।
रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनके द्वारा कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कब प्राप्त हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। कब? 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किस पे मिला था? गीतांजलि पर। किस पे मिला था? गीतांजलि पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।